फर्स्ट रैंक लाने के लिए कितने नंबर लाने हो? 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? तो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसमें सबसे ज्यादा कंसर्न होते हैं स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल केमिकल्स से कंटेंट जो है वो अवेलेबल भी नहीं है, तो वो कैसे कवर किया आपने? मैंने तो फिक्स कर लिया था कि वाली जो बुक है पूरा का पूरा याद कर दिया था, तो मैंने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके उनके आसपास की चीजें पढ़ी थी। और ये स्ट्रेटेजी किसी और को भी बताइए, खुद तक गिरे। आपने कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की? मैं फर्स्ट ईयर से तो कुछ और पढ़ रहा था, उसके बाद मैंने एसआरएफ की तैयारी सिर्फ 2.5 महीने करी है बस। सिर्फ 2.5 महीने आपने तैयारी की है? हाँ। क्या पार्टी के लिए स्पेसिफिक स्टडी किया आपने कुछ? जैसे डैम वगैरह से, रिजर्वर से अपने लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसके लिए आपने कहाँ से देखा जो भी डैम वगैरह? उसके लिए तो पार्ट बी में हमारे 4 ग्रुप होते हैं, आपने कैसे कवर किया? तो इसके लिए की जो बुक है मैंने उसी को पढ़ा, पर वो पूरी बुक कोई काम की नहीं हमारे एग्रोनॉमी वालों के लिए। और उस बुक में कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब एक दो पेज ऐसे जिसमें से 4 क्वेश्चन उसी पे से आ रखे हैं। जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने जेआरएफ की तैयारी नहीं की होती है, वो रेडी एंड रेडी से स्टार्ट करते हैं अपनी एसआरएफ की प्रिपरेशन भी, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए ये बताना कि एग्रोनॉमी की तैयारी वो कैसे करे और आपने कैसे की। एग्रोनॉमी की अगर शुरू से तैयारी की बात करें तो मैंने जेआरएफ के टाइम में फर्स्ट रैंक लाने के लिए कितने नंबर लाने हो? 75 क्वेश्चन सही करने का पड़ दे बस। ओनली? और एसआरएफ में क्या 75 क्वेश्चन सही करना आसान है? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों है? मतलब एसआरएफ की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो लगातार हम देख रहे हैं कि 300 नंबर के आसपास रह रही है, लगातार 3-4 साल से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। 480 में से केवल 300 नंबर आ रहे हैं, तो इतना हार्ड पेपर क्यों आता है? आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या बोलता है? एक तो जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है वो डाइवर्स सब्जेक्ट है, उसमें कोई स्पेसिफिक रेफरेंसेस जो मतलब जैसे हमेशा जैसे सॉइल साइंस के लिए ISSS है तो उनका क्वेश्चन हमेशा उसी में से आ जाता है, पर हमारे लिए कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है, हमको डाइवर्स कंटेंट पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा जो NRM पोर्शन है और जो जीके का क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, इसलिए सिर्फ 75 में टॉप फर्स्ट रैंक आ जाती है। इसीलिए फर्स्ट रैंक ले ली 75 क्वेश्चन सही करके भी। और गलत कितने हुए, नेगेटिव कितने हुए? मैंने तो अटेम्प्ट ज़्यादा किए थे, उसमें से अच्छे खासे गलत हुए, तब जाके कट पीट के 300 नंबर आए। अच्छा, अभी बताओगे नहीं कितने गलत हुए, लेकिन फिर भी मतलब एवरेज, क्योंकि अब तो फर्स्ट रैंक आई है, क्योंकि वो तो सभी के गलत होते हैं, तो एवरेज कितने अटेम्प्ट किए थे आपने टोटल? मैंने 115 अटेम्प्ट किए थे। 115 अटेम्प्ट किए थे, मतलब 25 प्लस तो गलत हुए। हाँ, तो मतलब गलत तो 25 गलत होने के बाद में भी फर्स्ट रैंक आ सकती है। बिल्कुल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से IRI वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ है अमन, जिनकी ICAR SRF एग्रोनॉमी 2025 में फर्स्ट रैंक आई है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 300 मार्क्स के अराउंड इनके मार्क्स थे और 25 प्लस नेगेटिव इनके हो गए, उसके बावजूद भी रैंक 1 आ गई इनकी। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन की। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों को हम डिवाइड करके बातचीत करने वाले हैं। कंप्लीट पार्ट बी इन्होंने कैसे कवर किया, पार्ट सी जो कि हमारा कोर एग्रोनॉमी है वो इन्होंने किस प्रकार से कवर किया, रिसर्च को कैसे बैलेंस किया है इन्होंने अपनी तैयारी के साथ साथ, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अमन, अपने बारे में आप बता दीजिए। मेरा नाम अमन सिंह मंडलोई है, मेरी UG BHU से हुई है, PG मास्टर्स IRI से हुआ और अभी PhD में एनरोल हुआ हूँ IRI में। ऑलरेडी आप BHU से IRI आ चुके थे थ्रू JRF में कौन सी रैंक थी आपकी? थर्ड, तो प्रमोशन हो गया, थर्ड से फर्स्ट रैंक। तो बस चलो, बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। तो जब हम सोचते हैं मतलब कि क्योंकि JRF की तैयारी करते हैं तो ऑलरेडी बेस हमारा मजबूत होता है कहीं ना कहीं एग्रोनॉमी सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, बट फिर भी आपने कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की? मतलब MSc फर्स्ट ईयर से आपने तैयारी शुरू कर दी थी या MSc सेकेंड ईयर से? नहीं, मैं फर्स्ट ईयर से तो कुछ और पढ़ रहा था, उसके बाद मैंने SRF की तैयारी सिर्फ 2.5 महीने करी है बस। सिर्फ 2.5 महीने आपने तैयारी की है? हाँ, मतलब एकदम अच्छे से तैयारी सिर्फ मैंने मार्च के बाद चालू करी थी। अच्छा, मार्च अप्रैल मई 2.5-3 महीने बस। मार्च में, अप्रैल मई जून 3 महीने। अच्छा, अप्रैल मई और जून में केवल आपने पढ़ाई की। तो आपने कैसे डिवाइड किया, कौन कौन सी बुक्स फॉलो की आपने, उसको आप ब्रीफली बताइए। पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट ए की। क्या पार्ट ए के लिए स्पेसिफिक स्टडी किया आपने कुछ? स्पेसिफिक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जो साल भर एक साल 2 साल के बीच में हम जिन भी चीज़ों से जाते रहते हैं, जो भी एग्रीकल्चर के बारे में सुनते रहते हैं, कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आती है उसको थोड़ा सा ध्यान रख ले। जैसे कोई व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाता है एग्रीकल्चर के बारे में तो उसको भी थोड़ा सोच ले, याद कर ले, तो उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है।
बाकी मेरा जीएस मैंने थोड़ा सा देखा था, पर पिछले 2 साल से तो जीएस नहीं आया है, पर फिर भी मेरे को लगा था आ जाएगा, वो नहीं आया। उसके बाद बाकी जनरल एग्रीकल्चर मैंने थोड़ा थोड़ा सा दिखता रहा था, तो उसी से काम हो गया। और वैसे भी उसमें पर्टिकुलरली जनरल एग्रीकल्चर आता नहीं है, मतलब उसमें जो मूड बन गया एग्जामिनर का उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट हो जाते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो पार्ट ए के लिए तो मतलब मेहनत करना बेकार है, या आपको लगता है कि उधर एनर्जी लगानी चाहिए? उधर तो बहुत कम एनर्जी है। 10% आप अगर मान लो कोई टेलीग्राम चैनल है, जैसे IRA वाला का टेलीग्राम चैनल है, इस पर कोई जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आ रहा है, वो बस अटेम्प्ट करते रहो, दिन में 10-15 मिनट खाने के बाद चलते चलते अटेम्प्ट कर लो, बस ये बहुत है उसके लिए। अच्छा, चलो अब कोर सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं। पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं मेनली। तो पार्ट बी में हमारे 4 ग्रुप होते हैं, मतलब एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चरल केमिकल्स। तो एक एक सब्जेक्ट को आप बताइए आपने कैसे कवर किया। सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट एक डाइवर्स टॉपिक है। जो एग्रोनॉमी में क्वेश्चन आते हैं वाटर के, उससे ये वाले क्वेश्चन एकदम अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए माइकल की जो बुक है मैंने उसी को पढ़ा, पर वो पूरी बुक कोई काम की नहीं हमारे एग्रोनॉमी वालों के लिए, क्योंकि वो इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से लिखी है। उसमें कुछ कुछ चैप्टर हैं, जैसे कि जो पहला वाला चैप्टर है, उसके बाद सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस बुक में कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब एक दो पेज ऐसे जिसमें से 4 क्वेश्चन उसी पे से आ रखे हैं एक ही पेपर में। हाँ, 1-2 मतलब ऐसा 1-2 क्वेश्चन हर साल वहां से आ रहे हैं। तो आपको बस वही PYQ देख के, वहाँ जहाँ से कंटेंट आ रहा है वो देख के। उसके अलावा वाटर मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट की कुछ साइट्स है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, जितनी भी जल शक्ति की साइट्स है, ये सब उनको देख के, उनको रेगुलर विजिट करके, उसमें से भी कुछ कंटेंट आते रहता है। तो ये सब देखना चाहिए वाटर के लिए। जैसे डैम वगैरह से, रिजर्वोयर से अपने लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसके लिए आपने कहाँ से देखा जो भी डैम वगैरह? उसके लिए तो ये UPSC के किसी के भी कुछ कंटेंट मटेरियल मिल जाता है कोचिंग का, या यूट्यूब वीडियो मिल जाते हैं। तो उसकी रिवर्स ऑफ इंडिया की ज्योग्राफी वो सब पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। डैम कहाँ पे कौन सा है, कौन सी नदी पे है, कितने ट्रिब्यूटरीज है, वो सब। मतलब वाटर रिसोर्सेज जो है उनको अच्छे से कवर करना चाहिए। हमारे इंडिया के कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज हैं? ये JRF के लिए, ये SRF के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। ओके। उसके अलावा जैसे वाटर मैनेजमेंट के लिए केवल यही फॉलो किया या और भी बुक फॉलो किया है माइकल के अलावा आपने? RS मीणा सर की जो बुक है उससे हो गया। SR रेड्डी जो इरिगेशन एग्रोनॉमी करके जो बुक है वो आपने प्रेफर की? नहीं, वो मैंने सिर्फ एक बार देखी थी, उसके आखिरी में कुछ पॉइंट अच्छे हैं, बाकी मैंने वो बुक नहीं पढ़ी। अच्छा, तो मतलब ये तो मोटा मोटा हम बात हो गई कि वाटर मैनेजमेंट आपने कवर किया। उसके अलावा हम बात करते हैं सॉइल साइंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट सी में भी उतने इक्वली इंपॉर्टेंट है, और पार्ट बी के लिए भी हमारी सॉइल साइंस, मतलब ऐसे बोलते हैं कि अगर JRF के अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं तो आप सबसे पहले सॉइल साइंस को बहुत अच्छा करो, स्ट्रॉन्ग करो। तो सॉइल साइंस आपने कैसे कवर की? सॉइल साइंस, उसमें सॉइल साइंस पे बहुत सारी बुक है, जैसे ISSS DK दास है, पर मेरे को तो बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी। मेरे पास सिर्फ 2-3 महीने बचे हुए थे, मैंने तो बस मैक्सिमम टाइम ट्रिटाइज का रिवीजन किया। उसके अलावा मैंने तो ISSS भी नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं, सिर्फ बस ट्रिटाइज पढ़ते रहा बस। और सॉइल साइंस ट्रिटाइज से मैक्सिमम पोर्शन कवर हो गया था। बाकी कुछ PYQ एनालिसिस के बाद जो ISSS से जो फर्टिलाइजर वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे थे, जो कि ट्रिटाइज में नहीं है, वो मैंने इधर उधर से देखा। बाकी मैक्सिमम ट्रिटाइज हो जाएगा। मतलब फोकस ज्यादा आपने सॉइल साइंस बुक पे ही रखा। मतलब बहुत सारे टॉपर्स भी सजेस्ट करते हैं कि ISSS है वो बुक हमें प्रेफर करना चाहिए। ISSS तो एक बार आप पढ़ ही लो, बट आपका कहना है कि ISSS नहीं भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। मेरे तो सारे कोई क्वेश्चन बन गए थे, सो वही गए, तो उसमें तो कुछ भी गलत नहीं हुआ था। क्योंकि ISSS अब एग्रोनॉमी में इतनी सारी पहले एक बुक हो गई, अब इतनी बड़ी बुक फिर से एक और ऐड कर दोगे तो फिर रिवीजन का टाइम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा मल्टीपल टाइम रिवीजन ज़्यादा बेटर है एक बड़ी बुक एक बार पढ़ने से। ओके, तो आप जैसे बोल रहे हो मल्टीपल टाइम रिवीजन, तो आपने कितनी बार रिवीजन किया था? रिवीजन तो एज मच जितनी भी बार मौका मिले, कि मतलब जैसे मैंने दिन में बांट लिया था कि इतनी देर सॉइल पढ़ना है, तो उतनी देर में मतलब वापस से खत्म हो जाती तो मैं फिर से शुरू कर देता था। बस उसी बुक को ज़्यादा बार पढ़ते गया, मैं इधर उधर ज़्यादा कंटेंट नहीं देखा। उस बुक को तो आपने कंप्लीट पढ़ा है, और उसमें से भी कुछ स्किप कर दिया आपने या कंप्लीट? उसने 23 मैंने पूरी कंप्लीट पढ़ी है, उसमें तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ फॉलो किया? जैसे सॉइल हमारे कुछ RS मीणा सर की बुक में भी दे रखी है, कहीं ना कहीं रेड्डी बुक में भी, SR रेड्डी बुक में भी है सॉइल का कुछ पोर्शन, सॉइल एनवायरनमेंट वगैरह। ये तो वो रेड्डी SR रेड्डी तो मैंने JRF के टाइम में कंप्लीट कर ली थी। तो उसके बाद मेरे पास उनके जो शॉर्ट नोट्स थे, और जो मैंने मेरी बुक में हाईलाइटेड था, वो बस हाईलाइटेड देख लिया था। बाकी मैंने JRF SRF के लिए तो रेड्डी SR रेड्डी में इतना कोई ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एक बार बन चुके हैं। उसके बाद अब डबल से वापस से बेसिक से चालू करने से उसमें कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट रिटाइज से कंप्लीट हो गया मेरा।
अच्छा, उसी से आपने कर लिया था। मतलब स्पेसिफिकली एसआर की प्रिपरेशन के लिए आपने रेडी एंड रेडी और एसआर रेडी बुक को एक बार भी खोलकर नहीं देखा? मतलब एक बार खोल के सिर्फ हाईलाइट जो मैंने कुछ करे थे, अलग से पॉइंट जो लिखे थे, बस वो करके देखे। मैंने पूरी बुक कभी भी नहीं पढ़ी, दोबारा से नहीं पढ़ी। एसआर रेड्डी भी नहीं पढ़ी, रेड्डी भी नहीं पढ़ी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सोइल साइंस की हमारी बात हो गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल केमिकल्स से। क्योंकि एग्रीकल्चरल केमिकल्स का बच्चे ये भी बोलते हैं कि कंटेंट जो है वो अवेलेबल भी नहीं है। हाँ। और डायरेक्टली जो बुक्स भी है वो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स है, तो मतलब उससे भी सफिशिएंट नहीं हो पाता है, या मतलब एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो वो कैसे कवर किया आपने? मैंने तो फिक्स कर लिया था कि ये एक बुक है, इसका एक लाइन टू लाइन शब्द से सब कुछ याद कर लेना है। आर्कादेव वाली जो बुक है वो वाली मैंने एकदम परफेक्टली लेके उसको पूरा का पूरा याद कर दिया था। और बाकी एक सत्यम सर की बुक है अनवील्ड एग्रोकेमिकल्स, उसमें भी कुछ पोर्शन दे रखा है वो। उसके अलावा मैंने इनके पीवाईक्यू एनालिसिस किया था सोइल का, ये केमिकल्स का, वो पूरा मैंने पढ़ के उसके बाद उसके हिसाब से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और फिर उस बुक को मैंने एकदम बहुत ज़्यादा याद करके, और जो केमिकल्स के एसआरएफ के पार्ट सी के क्वेश्चन होते हैं मैंने उनको अटेम्प्ट किया था। और उसमें से इधर भी क्वेश्चन अगले साल रिपीट हो जाते, तो मैंने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके उनके आसपास की चीज़ें पढ़ी थी। और ये स्ट्रेटेजी किसी और को भी बताइए, खुद तक गिरे? कोई नहीं, अब सबको पता लग जाएगी ये। बट एक्चुअली ये हमने भी किया था, जो जीतराम सर क्लासेस ले रहे थे, तो उन्होंने अपना पूरा मतलब जो भी, क्योंकि केमिकल्स इंपॉर्टेंट होता है और वो एग्रीकल्चरल केमिकल से ही पीएचडी कर रहे हैं, तो उन्होंने मतलब जो पार्ट सी में क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे आपने बताया कि केमिकल्स के पार्ट सी में आ रहे हैं, तो उनमें से हमने यूनिट वाइज उनको डिवाइड किया। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग 5-6 यूनिट बना रखी थी, जैसे क्रोमेटोग्राफी अलग, इंसेक्टिसाइड वाला पोर्शन अलग, हेर्बिसाइड वाला अलग, ऐसे अलग अलग क्वालिटी कुछ करके एक यूनिट थी वो अलग। तो ऐसे 5-6 यूनिट में डिवाइड करके वहां से हमने क्वेश्चन निकाले और उनका फिर हमने हमारे जो कोर्स है उसके अंदर सॉल्यूशन करवाया। तो उससे काफी मदद मिली, क्योंकि वो आपने सही बात बोली कि वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन निकाल रहे थे वहां से पार्ट सी से, तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि ये क्वेश्चन तो आ रखा है उधर। हाँ। तो वो क्रॉस होते हैं वही भी। फिर मैंने मेरे सीनियर से सारे पेपर कलेक्ट कर लिए और उसके बाद मैंने वो लगा लिया, तो डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चन तो उससे रिपीट हो गए थे, तो 10 नंबर का फायदा तो डायरेक्ट हो गया। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक बोला। मतलब मैं ऐसे मानता हूँ कि एग्रीकल्चरल केमिकल्स के लिए अगर हम कंप्लीटली पीवाईक्यू जो है उनका अगर सॉल्यूशन मिल जाए अच्छे से और उनका एक्सप्लेनेशन मिल जाए, तो वो मोर देन सफिशिएंट है, मुझे ऐसा लगता है। और पीवाईक्यू के आसपास की चीजें, जैसे अभी ये आ गया है, तो फिर खुद से एनालिसिस करो कि अब और क्या आ सकता है इसके आसपास। हाँ, वही सेम चीज है। अब जैसे नेचुरल कोई भी इंसेक्टिसाइड से आ रहा है, तो आप कंप्लीट नेचुरल इंसेक्टिसाइड जो भी होते हैं हमारे, उनको पढ़ लो आप, पास के आने के चांसेस बढ़ गए। अगर कोई ट्रेड नेम आ रहा है, इसका मतलब है कि हाँ इंसेक्टिसाइड या हेर्बिसाइड का ट्रेड नेम आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट जो इंसेक्टिसाइड हेर्बिसाइड है उनके ट्रेड नेम याद कर लो। एग्जैक्टली वैसे भी उसमें एग्रीकल्चरल केमिकल्स में भी ये फायदा होता है अपने एग्रोनॉमी वालों के लिए खासकर, क्योंकि हेर्बिसाइड है वो कॉमन हो गया, तो एग्जैक्टली फाइनली वो केमिकल ही है। तो उससे मेरे को लगता है केमिकल्स के 3-4 क्वेश्चन वो बन जाते हैं यहाँ हेर्बिसाइड पोर्शन से। तो इसीलिए जो वीड साइंस के अंदर हेर्बिसाइड हमारा पोर्शन है वो इक्वली और ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि उससे हमारे एग्रीकल्चरल केमिकल्स के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई अपने केमिकल्स की भी। अब हम बात करते हैं मेन हमारी कोर सब्जेक्ट की, एग्रोनॉमी की। बट आप एग्रोनॉमी को उस तरीके से बताना कि जिन्होंने जेआरएफ की तैयारी नहीं की, एक्चुअली वो डिमोटिवेटेड ऑलरेडी हो चुके होंगे जब आपने ये बोला कि मैंने रेडी और एसआर रेडी नहीं पढ़ी। क्योंकि जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने जेआरएफ की तैयारी नहीं की होती है, वो रेडी से स्टार्ट करते हैं अपनी एसआरएफ की प्रिपरेशन भी। तो वो भी, उनको भी ध्यान में रखते हुए ये बताना कि एग्रोनॉमी की तैयारी वो कैसे करे और आपने कैसे की। एग्रोनॉमी की अगर शुरू से तैयारी की बात करें, तो मैंने जेआरएफ के टाइम में 3rd ईयर से तैयारी चालू करी थी, 3rd ईयर के लास्ट में। तो उसमें आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए रेडी को एज मच रिवीजन करके जितना भी हो सके पूरा अच्छे से समझ के पहले रेडी खत्म करी थी। उसके बाद एसआर रेडी पूरी कंप्लीटली खत्म करी थी। तो उसके बाद मेरा बेस एग्रोनॉमी का तैयार हो गया था। फिर मैंने जब एसआरएफ की तैयारी चालू करी, तो मेरा एक स्टेप तो वहां से मैं आ गया था। उसके बाद मैंने डायरेक्ट मीना को कर लिया, और उसके बाद जो भी हमारे टॉपिक्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग शुरू करके। और जैसे कि सॉइल तो जो इधर कॉमन है वो तो पार्ट सी में कॉमन हो गया। वाटर इसमें भी कॉमन है, पर इस पार्ट सी के वाटर के क्वेश्चन और पार्ट बी के वाटर के क्वेश्चन में बहुत फर्क है। इसमें एग्रोनॉमिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको भी मीना से कम्प्लीटली
पूरा चैप्टर जो मीणा या एसआर रेड्डी में जो वाटर दिया हुआ है उन दोनों को मिलके अगर समझ के करा जाए तो आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद एक ये है कि मीणा में जो कंटेंट दिया हुआ है उसको उसने जो रेफरेंस लिया हुआ है अगर उस बुक को भी देखते देखते तैयारी करी जाए तो आसानी से मतलब समझ रेफरेंस बुक से लो और उसके बाद याद इस बुक से कर लो, तो दोनों को अगर कंबाइनली यूज किया जाए तो एकदम बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्रोनॉमी का। मतलब फैक्ट्स है वो मीना सर की बुक में मिल जाएंगे, हाँ, और उसका जो पीछे की रीजनिंग है वो आपको मिल जाएगी एसआर रेड्डी सर की जो रेड्डी है या डिसडेल है, ये वीट साइंस में जगह टिकेदार सर की बुक है, तो इनसे मतलब अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो एक बार उसको देख लो, उसके बाद फैक्ट्स इधर से याद कर लो। एग्जैक्टली बिल्कुल, एक बार के लिए वो रीडिंग हो गई उसकी तो चीजें समझ में आ जाएगी, और फिर रिवीजन के लिए आप मीना सर की जो बुक है वो बेस्ट है वो, मतलब क्योंकि उसको आप इजीली कर भी सकते हो और पूरे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट जितने बनते हैं वो तो उसका मेंशन है। बिल्कुल सही बात है ये। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि उसके अंदर भी सभी यूनिट्स आपने कवर की इस प्रकार से, बट उसमें जैसे वाटर की 3-4 यूनिट है, वो सोइल प्लांट वाटर रिलेशन अलग अलग करके उसको 3-4 यूनिट में डिवाइड कर रखा है हमारे वाटर मैनेजमेंट को ही, तो उसको कैसे कवर किया मतलब? क्योंकि उसमें जो नाम लिखे हुए ना उस प्रकार से क्वेश्चन आते भी नहीं है, बट सिलेबस बहुत ब्रॉडली डिवाइड कर रखा है, बट क्वेश्चन उससे ज्यादा बनते नहीं है, तो उससे केवल मेना से ही सफिशिएंट होगा वो एसआर रेड्डी और मेना से? एसआरएफ में सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो आते नहीं है, हमने कितने सालों के पेपर देखे हैं, तो क्वेश्चन तो जो हम जो बुक से पढ़ते हैं हमारी बुक से पढ़ते हैं, तो सिलेबस को देख के परेशान होने का कोई मतलब नहीं, वो तो बस जो सिलेबस पहले से बना है वो तो वही है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न पीवाईक्यू को एनालिसिस करके पर लगाना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं। और मीना सर की बुक वाटर के लिए मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट है, क्योंकि मेरे तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन गए थे। उसके अलावा वाटर में एक ध्यान इंपॉर्टेंट ये रखना है कि न्यूमेरिकल्स, क्योंकि वाटर के न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, फॉर्मूले सारे फिंगर टिप्स के होने चाहिए, और माइकल की बुक में जो न्यूमेरिकल के फॉर्मूले दे रखे हैं वो वहाँ से डायरेक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल सही होंगे तो स्कोर सबसे ज़्यादा अच्छा बढ़ सकता है। ओके, हाँ न्यूमेरिकल्स तो मेरे को लगता है कि एसआरएफ में कम से कम 10 तो आते हैं हर बार, इस बार थोड़े कम आए, बट एग्जैक्टली हमेशा 7 से 8 न्यूमेरिकल आते हैं, जो कि बहुत ही मतलब एक एज आपको दे देते हैं कि जिससे आपकी प्रिपरेशन में आप आगे निकल जाओगे ऑटोमेटिक, मतलब क्योंकि 10 क्वेश्चन का मतलब है एसआरएफ में 40 नंबर, और 40 नंबर में तो पूरा मतलब बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट बात हो गई आपने कैसे कैसे कवर किया, और मोस्टली जो तैयारी करते हैं बच्चे वो जानते भी हैं कि बुक्स तो क्या क्या पढ़नी है, क्योंकि कोई भी अपनी तैयारी स्टार्ट करता है तो मतलब ये बेसिकली सबको पता है आज के टाइम पे कि एग्रोनॉमी के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। बट इसके अलावा जो कुछ बुक्स को लेके जो बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, जैसे कि एग्रोनॉमी टर्मिनोलॉजी, मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ एग्रोनॉमी, एक फ्रंटियर इन एग्रोनॉमी करके जो नई बुक आई है हमारी सोसाइटी की वो हो गई, उसके अलावा भी और भी कोई बुक जैसे टिस्टेल वाली बुक हो गई, मतलब जो मोस्टली कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इन बुक्स को लेके, कि आपने इनको पढ़ा था, एक बार पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्या है? सर पहले तो टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। टर्मिनोलॉजी मैंने जेआरएफ में बहुत अच्छे से पढ़ी थी, जेआरएफ में कोई टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ता है, पर मैंने उस टाइम पे टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से कर ली थी, तो मैंने एसआरएफ में टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, पर मेरे को उतना टाइम नहीं लगा था जितना जो अभी शुरू करेंगे उनको उसमें, क्योंकि टाइम टेकिंग बुक है, तो मेरा उस टाइम से वो प्रिपेयर थी। उसके बाद मैंने उसमें हाईलाइटेड पोर्शन देके टर्मिनोलॉजी, बट जो टर्मिनोलॉजी के लास्ट में कुछ दे रखा है पॉइंट्स, जो आखिरी के पॉइंट्स है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन हर साल एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। टेबल्स वगैरह टेबल्स है, उसमें कुछ कंटेंट जो लिख रखा है, फिर ट्रेड नेम है, हर चीज जो दे रखी है, तो लास्ट के जो टर्मिनोलॉजी खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद जो आखिरी में कंटेंट है उसको मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज किया था, उसको एकदम याद करके उससे क्वेश्चन मेरे को फायदा हुआ है उससे। अपन देख भी रहते, वो रेफरेंस ऑप्टिमम टेम्परेचर वाला था, कौन सा वो मेज वाला था ना जो जेआरएफ में आया था, वो हर साल उस टेबल से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। जेआरएफ वालों के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट वो टेबल है, कार्डिनल टेम्परेचर्स। हाँ, वो देखा था वो। ठीक है, उसके अलावा मॉडर्न कंसेप्ट वाली बुक या फ्रंटियर वाली बुक? सोसाइटी की बुक्स के लिए मैं तो नहीं बोलूंगा कि तुमको पूरी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं, टाइम ज्यादा ले लेगा, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो उसमें बहुत कम है। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है हर चैप्टर के पीछे हर की बुक में ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, तो अगर उनको भी रिवाइज कर लोगे तो जेआरएफ में भी फायदा हो सकता है। उसके लिए जो जेआरएफ वाले बच्चे हैं उनके लिए भी फायदा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी वहां से आ जाता है, तो उसके पीछे के क्वेश्चन देखने चाहिए। ठीक है, कि तो कंप्लीट कंटेंट की हमने बात कर ली, जितनी भी बुक्स है वो। लेकिन एसआरएफ में या फिर हम बात करें, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज का कितना इंपॉर्टेंस है, पीवाईक्यूज एनालिसिस किस प्रकार से आपने किया था,
और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने कैसे किए, मतलब एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे की है? मेरे तो पीवाईक्यू एनालिसिस, मतलब मैंने पूरी प्रिपरेशन ही अपनी पीवाईक्यू के बेसिस पे करी थी। मेरा सबको पूरा ध्यान, मैक्सिमम टाइम पीवाईक्यू रिवीजन किया है, पीवाईक्यू को याद किया है। और उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए इनसाइट इनटू इकोनॉमिक की एक बुक है, उसमें कुछ क्वेश्चन अच्छा दिए हुए, वो याद करा जा सकता है। उसके बाद IRA वाला की टेस्ट सीरीज मैंने फॉलो करी थी, उसमें क्वेश्चन अच्छे मिले थे, उससे मेरे को फ़ायदा हुआ है। क्योंकि अगर टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद अगर रैंक अच्छी आती है तो वैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अगर 1 रैंक या टॉप 5 में रैंक आ जाती है तो अच्छा लगता है, तो उसके कारण और मोटिवेशन आता है और पढ़ने का मन करता है। उसके बाद टेलीग्राम पे जो क्विजेस आते थे पर डे बेसिस पे, उसमें 10 क्वेश्चन ही रहते हैं, पर वो अगर आप रोज लगाते रहो और उसमें फिर अच्छे नंबर आते रहे तो और मोटिवेशन डेली रोज का डोपामिन डोज मिलते रहता है। वो जस्ट मोटिवेशन के लिए वो ठीक है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमारा एग्रोनॉमी इतना ब्रॉड है, या कोई भी सब्जेक्ट इतना ब्रॉड होता है कि हम क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली आपको नहीं मिलेंगे, किसी भी टेस्ट सीरीज हो चाहे या फिर हम बात करें चाहे हम टेलीग्राम के क्वेश्चन हो, बट उससे प्रैक्टिस होती है तो आपके कंसेप्ट या फिर रिवाइज होते रहते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि ठीक है यार, हमारी रैंक आ रही तो मैं सही स्थिति में हूँ। कंपटीशन का पता चलते रहता है। वो JRF के लिए हमने ऑल इंडिया टेस्ट करवाया, तो उसमें अमन ने भी वो दे दिया उस टाइम पे। फिर मैं कहा यार ये तो JRF के बच्चों का है, क्यों टेस्ट दे हो, तो उसमें भी इनकी रैंक आई थी, मतलब अच्छी। तो एग्जैक्टली वही चीज़ होती है कि आपके कंसेप्ट अच्छे होते हैं तो आप हमेशा परफॉर्मेंस दोगे वो, क्योंकि क्वेश्चंस कितना ही घुमा के वो पूछे, फाइनली उतने क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे जो एग्जैक्टली आपको रैंक दिला देंगे। और SRF में यही सीन है। SRF का सिंपल सा गणित है, PYQs को बहुत अच्छे से समझो, प्लस उसके अलावा जो भी कंटेंट है उसको आप जितना ज़्यादा समझोगे उतना बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग आते हैं। इतने गलत क्यों हो रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना कि एवरेज ये केवल अमन के 25 गलत नहीं हुए हैं, सभी के ऐसे मान के चलो जो भी पेपर में बैठता है 20+ तो एक्सट्रीमली सबके ही गलत होते हैं। लोगों के 40 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उसके बावजूद भी IRA में एडमिशन मिलता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो सारे अटेम्प्ट करके आएगा और उसके बावजूद भी नंबर आ रहे हैं, अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आप कर सकते हो कि अगर कोई 120 अटेम्प्ट करता है, 40 गलत हो गए, 80 ठीक हो गए, 60 गुना 4 320 नंबर, और 40 अगर उसमें निकाल देंगे 280 पे फिर भी IRA आ रहा है। तो एग्जैक्टली कहानी गलत होने की नहीं है इसके अंदर। SRF में कहानी ये है कि आप रिस्क ले रहे हो कितना, किस प्रकार से ले रहे हो। क्योंकि अमन ऐसा लगता है इसमें कि मेरे को पेपर सॉल्यूशन आप कैसे कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, वहाँ पे आपका क्या माइंडसेट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी आते हैं, कई बार आपका टाइम मतलब नहीं बचता है, मतलब आपके पास कम, मतलब जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं, फिर लास्ट में तो गलत हो जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया एग्जाम टाइम पे? टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं तो पहले से ही एग्जाम देने से पहले से ही सोच के जाना चाहिए, अपने मन में स्ट्रेटेजी बना के जाना चाहिए कि शुरू के 5-10 क्वेश्चन देख के पता कर लेना चाहिए कि मेरे को अटेम्प्ट कितना करना है। और ये हमेशा याद रखना कि अटेम्प्ट सब, मतलब एज मच एज यू कैन, अटेम्प्ट तो करना ही है। क्योंकि अगर आपने कम अटेम्प्ट किए तो आप एग्जाम हॉल में बाहर हो गए वहां से, तो आंसर की मैच नहीं करनी है, यहाँ पे आगे कोई फायदा नहीं है। हाँ वही, अगर आपने 80-85 अटेम्प्ट किए तो फिर कोई फायदा नहीं, इसलिए मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग है। आप समझ रहे हो ना कि एवरेज ये केवल अमन के 25 गलत नहीं हुए हैं, सभी के ऐसे मान के चलो जो भी पेपर में बैठता है 20+ तो एक्सट्रीमली सबके ही गलत होते हैं। लोगों के 40 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उसके बावजूद भी IRA में एडमिशन मिलता है, ऐसी बात नहीं है। मेरे को जो क्वेश्चन थोड़ा जिसमें सोच के लगाने वाला रहता है वो, और उसके साथ साथ में मैं न्यूमेरिकल जो पहली एक बार में बन जाते हैं वो तो पहले वाले में बन गए, उसके बाद सेकेंड राउंड में मैं सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए थे। तो उसके बाद भी मेरा टाइम एकदम, मतलब आखिरी में मेरे 10 मिनट बच गए थे और हो गया था पेपर। मतलब आपकी स्ट्रेटजी अलग है, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ। आप जिस तरीके से बता रहे हो, इनका बोलना है अमन का कि पहले इजी वाले जिनको देखते ही अटेम्प्ट करने की इच्छा हो रही है, मतलब जिनको आप 30 सेकंड में अटेम्प्ट कर दो, कहने का मतलब कि क्वेश्चन देख के पता लग गया कि मैं इसको कर दूंगा, जिसमें मतलब आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, क्वेश्चन को काटना नहीं पड़ रहा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, पहले उनको अटेम्प्ट करो एक बार के लिए, ताकि आप क्वेश्चन से एक बार देख लो, आपकी नजर में से निकल जाए तो आपको पता चल जाए कि अब क्या करना है, स्ट्रेटजी बन जाए एक दिमाग में कि यार अब मेरे को अब ये गेम कैसे खेलना है, एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या माइंड सेट रखना है। ये भी ठीक है, क्योंकि इससे आप ओवर थ्रू हो जाओगे सभी क्वेश्चंस के, तो वो बेटर है। क्योंकि फिर बाद में कई बार ये लगता है ना, स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन आए तो हम, मतलब क्योंकि एक टॉपर थी जो हमारी सोयल साइंस में, तो एक दिन हम बातचीत कर रहे थे उनसे, तो वो बोलते हैं कि उनके हार्ड क्वेश्चन आ गए स्टार्टिंग में, मतलब थोड़ा सा टफ, तो उनसे नहीं बने, तो वो इवन इन मिडिल, मतलब पेपर के बीच में वो मतलब रोने लग गए, मतलब उदास हो गए उस प्रकार से। अब देखो वहाँ पे इमोशन कंट्रोल करना कितना जरूरी है, अदरवाइज आपको कितना बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है इमोशंस पे आप कंट्रोल नहीं करोगे तो। एग्जैक्टली फिर भी उनका IRA में सिलेक्शन हो गया, बट कुछ भी गलत हो सकता है ना फिर, अगर आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते हो तो।
तो ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है कि एक बार आप जो आ रहे हैं आपको पहले आप उनको अटेम्प्ट कर दो, और उसके बाद में सेकंड राउंड में न्यूमेरिकल्स या जो टाइम टेकिंग है जिनमें रिस्क लेना है फिर बैठ के रिस्क ही लो। हाँ, और 115 तक अटेम्प्ट कर देना फिर। तो फिर वो लास्ट में 10 मिनट बची तो उसमें मतलब और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े होंगे धीरे धीरे। इसको भी कर ही देता हूँ। उसमें फिर जो मैं एक न्यूमेरिकल लेके बैठ जाता हूँ, आखिरी में एक जो न्यूमेरिकल रहते फिर उसको सॉल्व करते रहता, जो नहीं भी आता फिर उसमें कुछ लगा के आखिरी के 10 मिनट वही टाइम पास कर पाऊँ मैं। चलो नहीं अच्छा रहा। मतलब मोस्टली पेपर सॉल्व की भी एक स्किल होती है, मतलब ये बोल सकते हैं, और स्किल आप सीखते हो प्रैक्टिस करने से। तो मॉक टेस्ट वगैरह पहले प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, जिससे आप आइडिया भी लगा लोगे यार मेरे को ना कहाँ पे रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। खुद से आप कैलकुलेट कर लोगे यार मैं जिन क्वेश्चंस में रिस्क ले रहा हूँ मेरा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप खुद से पहले एनालाइज करो। 10 क्वेश्चन में आप ट्राई करो रिस्क लेने का, फिर कैलकुलेट करो कि क्या यार 10 गुना मतलब 40 नंबर आने चाहिए थे, वैसे तो सही होते तो, बट फिर भी अगर आपके 5 भी सही हो रहे तो आपके 15 नंबर तो बन रहे हैं ना, और 15 नंबर SRF में बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा अमन मतलब पढ़ने की कोई तरीका, मतलब कोई टिप्स आप शेयर करना चाहोगे? क्योंकि जो भी जूनियर्स है वो आपको सुन रहे होंगे, और आप जो आपके शब्द अभी कुछ भी निकलेंगे वो उनके लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहेंगे, और बहुत लोग इसे रिलेट करेंगे। जो रिलेट करेंगे उनको लगेगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। जो नहीं रिलेट करेंगे, जो लग रहा है कि कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो हो सकता है आज के बाद में कोई सही चीज़ प्रैक्टिस करे तो उनको फायदा मिले आगे। कुछ ऐसी टिप्स स्ट्रेटजी आप बताना चाहोगे? एक तो एक ही स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, जो हो रहा है जैसे हो रहा है अटेम्प्ट करते रहो, मतलब PYQ लगाते रहो, टेस्ट सीरीज लगाते रहो, और अटेम्प्ट मतलब आराम से मजे लेके पढ़ना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं कि नहीं, ये तो बोल देते हैं सब स्ट्रेस नहीं लेना है, पर नहीं लेना है कैसे करे? नहीं लेना है के लिए मतलब दोस्तों के साथ बैठना चाहिए, घूमते फिरते रहो। ऐसे एकदम ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बैठ के बस पढ़ाई करते रहो, मस्त घूमता चिल मोड को भी ऑन रखो, मोड हमेशा ऑन, आखिरी तक ऑन रखना है। उसके अलावा कोई बिल्कुल भी पैनिक तो कुछ भी नहीं होना है, इसमें सब आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा स्टिकी नोट्स का मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आखिरी तक भी हमको याद ही नहीं होती है। तो शुरू से आखिरी तक शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा ध्यान देना, जो एकदम याद नहीं हो रहा उसके शॉर्ट नोट्स और स्टिकी नोट्स बना के रखो, और आखिरी में जब एग्ज़ाम देने जाओ मतलब उससे 1-2 दिन पहले उनका एक बार रिवीजन अच्छे से करा जा सकता है। तो और एक मैं ये करता था कि मैं क्वेश्चन गेस करता था कि अब इस बार ये आया है तो अगली बार ये आएगा, अगली बार ये आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन लीक करने से फायदा होता है, कभी कभी डायरेक्ट उसमें से भी आ जाता है। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन थोड़ा सोचो, बैठ के 2-4 मिनट उसमें दिमाग लगाओ, एग्जामिनर की तरह सोचो कि यार क्या बना सकता है। जो भी पढ़ रहे हो उसमें एग्जामिनर की तरह सोचो कि इस बार पिछले साल ऐसा क्वेश्चन आया था तो अब पिछले बार ऐसा आएगा, फिर ये आया था फिर ये आएगा। ये वाला मैंने बहुत किया था। मतलब मेन PYQ बेस्ड तैयारी, पूरी मेरी PYQ बेस्ड तैयारी थी। मतलब मेन सेंटर में आपने PYQs को ही रखा था? और उसको मतलब PYQ ऐसा नहीं है कि आपने एक बार शुरू में तैयारी चालू करी, 5 साल के PYQ लगा लिए, उसके बाद आपने उसको फिर से देखा भी नहीं, क्योंकि आप वो भी भूल जाओगे। इसलिए PYQ मतलब PYQ का रिवीजन भी जरूरी है। और उसके बाद मैंने PYQ के रिवीजन के साथ साथ जो चारों ऑप्शन होते हैं मैंने उसको भी देखा कि अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो अब इन चारों ऑप्शन का क्या मतलब है, इनसे क्या और आगे हो बनाया जा सकता है। और मैंने एक नोट्स बनाए थे, PYQ के नोट्स बनाए थे, मतलब ये PYQ में ये क्वेश्चन आया उसके बाद आगे और क्या बढ़ा जा सकता है, उसके हिसाब से मैंने एक नोट्स PYQ का बनाया था, और वो मैं आखिरी दिन रिवाइज करके गया था। नहीं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही बोला। और ये जो स्ट्रेटजी है खुद की एक होती है जो आप भी फॉलो कर सकते हो, इससे और 100% सक्सेस मिलेगी। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि यार PYQs एनालिसिस करो, सबसे पहले तैयारी करने से पहले PYQ एनालिसिस करो। और जिनके पास PYQ नहीं है कि सर हमें कहाँ से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है नहीं हमारे पास, तो उनके लिए IRI वाला ने कंप्लीट व्यवस्था कर दी है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो या हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो www.iriwala.com, और हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे कंप्लीट हमने एक कोर्स ही बना दिया जिसमें PYQs का कोर्स है। वो वहाँ पे आप जाओगे तो ICR SRF एग्रोनॉमी करके एक हमारा अलग से फोल्डर बना हुआ है, और उसके अंदर कंप्लीट हमारे 2020 से लेके और 2025 का भी जो अमन ने भी पेपर दिया है वो भी आपको बिल्कुल PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। ऊपर क्वेश्चन और नीचे आपको उनके आंसर मिलेंगे कंप्लीटली। क्योंकि जो हमारा NTA से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बट वहाँ पे आपको आंसर की नहीं मिलती, अलग से आपको मैच करना होगा, और वो बहुत, तो वो सब कुछ हमने आपके लिए वेल प्रिपेयर्ड कर दिया है आंसर की के साथ। तो जैसे अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो जाके अभी आप डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन, या वीडियो देखने के बाद में आप कंप्लीट डाउनलोड करके उनको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके प्रिंट आउट आप ले सकते हो। मैं तो ये बोलूँगा आपको कि केवल आप उनको फ़ोन में डाउनलोड या लैपटॉप में ना डाउनलोड करो,
उनका प्रिंट आउट लेना बाकायदा, और प्रिंट आउट लेने के बाद में जैसा कि अमन ने बताया कि उनको ना 1 बाय 1 जो सॉल्यूशन है उनका 1 बाय 1 करना, वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो PYQ का तो हमने व्यवस्था कर दी इन लोगों के लिए। और उसके अलावा और कुछ बोलना चाहोगे? मतलब जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं ज़िंदगी के अंदर, मतलब जो लगता है, मतलब हर जो भी तैयारी करता है उसको ये लगता है कि यार ये तो मेरी ज़िंदगी में लगे हुए हैं, मतलब कि डाउन तो सबके लगे रहते हैं, फिर भी हो जाता है आखिरी में। बस कॉन्फिडेंस रखना है, और कोई दिक्कतें होती है, जैसे सर ने मेरे को मोटिवेट किया था, उसके बाद मैं फुल कॉन्फिडेंस में एग्जाम दिया और फर्स्ट रैंक आ गई। हाँ, वो मैं बोल दिया मैंने यार क्यों टेंशन ले रहा है, तू कर लेगा, बस इतना ही बोलना पड़ता है। और एग्जैक्टली खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, और वो पता लग जाता है हमें भी कि यार ये कर लेगा, क्योंकि कर रहा है। क्योंकि जो चिल रहता है ना वो हमेशा ज़्यादा उसके चांसेज हैं सक्सेस के, या मतलब वो हमेशा जो चिल मोड में रहेगा वो, क्योंकि स्ट्रेस नहीं लेगा, और वो स्ट्रेस नहीं लेगा इसलिए वो बेटर परफॉर्म करेगा एग्जाम में। तो आप भी थोड़ा सा रिलैक्स रहा करो, इतना ऐसा नहीं स्ट्रेसफुल रहो, अरे नहीं मेरे को तो पढ़ना है। और जो मतलब तैयारी करो तो साथ में शेयर करने की कोशिश किया करो आपके अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहती है कि डिस्कशन वगैरह आप करते हो। डिस्कशन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डिस्कशन से एकदम चीज़ें डायरेक्ट पूछी आ जाती है एग्जाम में, इसलिए डिस्कशन तो बहुत ज़्यादा। डिस्कशन दोनों सब्जेक्ट का किया है, मतलब एग्रोनॉमी, सोइल, और मतलब सारे सब्जेक्ट जो रैंडम चलते फिरते क्वेश्चन जो भी मिलता, दोस्त से जाते बातें करते, मतलब इसी में डिस्कशन करने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अच्छा, वो कैंटीन में चाय के साथ वो डिस्कशन ही होता था फिर, है ना, वो बैठ के। कोई नहीं, अच्छी चीज़ है, तो होना भी चाहिए, डिस्कशन बहुत ज़रूरी भी है। आप डिस्कशन करोगे तो मतलब हेल्दी डिस्कशन करो, मतलब वो अदरवाइज तो डिस्कशन कई प्रकार के होते हैं, बट ट्राई करो कि उसको एग्रोनॉमी सोइल से रिलेट करो आप, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो प्रोडक्टिव डिस्कशन हो जाता है फिर। तो करो तैयारी यार, अच्छे से करो, कर लोगे। ये भी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार जो जिनकी फर्स्ट रैंक आती है वो कैसे सोचते हैं। तो आप पढ़ते कैसे थे, मतलब ऐसे कि याद करने से लिख लिख के या बोल बोल के, कैसे मतलब? मैं तो मतलब 11-12 से आदत हो गई, मैं लिख लिख के याद करता हूँ, मेरे को ऐसे याद ही नहीं होता है। एग्जैक्टली यही मतलब, ये मेरे को लग रहा है ये भी टॉपर्स की कोई निशानी है, लिख लिख के याद करने वाली। आप भी लिख लिख के याद? हाँ, तो इसीलिए तो टॉपर्स नाम दे दिया ना। एग्जैक्टली लिख लिख के याद करो यार, सच में बहुत याद होता है, इवन बोल बोल के। मैं तो बोल बोल के पढ़ी, मैं तो रूम में एकदम, मतलब लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो अच्छी बात है, बट अगर लाइब्रेरी में नहीं पढ़ते हो, अगर पर्सनल 4x4 रूम मिल रखा है आपके पास, है रूम, तो बढ़िया कोंदी लगाओ बढ़िया, और जोर जोर से बोल के पढ़ो, बढ़िया करो। हो या और अपने तरीके से पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा तो अपने वाले लैंग्वेज में समझाओ, और क्या, कभी कभी नहीं आता है ना समझ में। मैं तो निमाड़ी में बना लेता था चीजें, है ना, बढ़िया। हाँ, ट्रिक्स तो बनानी पड़ती है ना कभी कभी। तो कोई ट्रिक याद आ रही है अभी, कोई बनाई हुई है? नहीं बताऊंगा, बोल कर है गलत हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, विवाद नहीं करना चाहता मैं, सब कुछ सही चल रहा था। हाँ, वैसे शो बंद होता है, जैसे हमारा क्या IRI वाला टॉपर शो बंद हो गया, जैसे वही समीर राणा का बंद हुआ था ना वो। कोई नहीं यार, पढ़ो, और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा डिस्कशन हुआ वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। हमने ट्राई तो यही किया कि कवर कर ले मैक्सिमम जो भी चीज़ें हैं। कुछ और याद आ रहा है, कुछ छूट गया हो? कोई नहीं, कमेंट कर देना, कुछ छूट गया हो तो दे देंगे, उसका कमेंट में हम रिप्लाई कर देंगे। और तैयारी करो, मतलब पढ़ने से ही सब कुछ होगा, बट फिर भी क्योंकि पार्ट बी पार्ट सी इतना वो सब कुछ सिलेबस ये सब कुछ, तो हम भी इसका सॉल्यूशन लेकर आए। आप सबको पता है कि जो IRI वाला है वो ICAR JRF SRF की हम प्रिपरेशन कराते हैं, और उसी में SRF का भी हमारा कोर्स है एग्रोनॉमी का। प्रयास 2.0 चल रहा है अभी, 1.0 की सक्सेस के बाद में, तो उसमें भी आप हमारे साथ भी एनरोल कर सकते हो, जुड़ सकते हो। और हम कंप्लीटली 100% गारंटी तो नहीं ले सकते कि आप IRI आ जाओगे, बट अगर आप हमारे साथ मेहनत करोगे, आप हाथ से हाथ मिलाकर चलोगे, तो हम जरूर गारंटी लेते हैं कि आप पहुंच जाओगे। जो भी कंटेंट चाहिए, जिस प्रकार से अमन ने बताया, हमने जो भी हमारा कंटेंट है, जितना भी जो सिलेबस वाइज है, PYQs वाइज है, उसी प्रकार से हमने डिज़ाइन किया है। और जो टॉप रैंकर्स है वही इसके अंदर टीचिंग करवा रहे हैं, मतलब एग्रोनॉमी में खुद कवर करवाता हूँ इसके अंदर। सुधीर सर है वो सॉइल साइंस कवर करवाते हैं, और भी जो इस बार IRI के अंदर आए हैं PhD के अंदर, जो टॉप रैंक लेकर, वही कवर करवा रहे हैं आपको। तो काफ़ी हेल्पफुल आपके रहेगा। आप नीचे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो अगर अपनी तैयारी को स्मूथ बनाना चाहते हो। अदरवाइज
सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। हमेशा जिस प्रकार से अमन ने बताया आप भी उस प्रकार से कर सकते हो, अपनी तैयारी को प्रिपेयर कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। और यही जो बुक्स बताइए वही सब कुछ पढ़ना होता है। बट वो ये ना कि टाइम की कमी होती है कि रिसर्च वगैरह, रिसर्च की बात नहीं है, रिसर्च वगैरह को कैसे बैलेंस किया? तो हो गया था, मतलब वो पहले ही हो गया था रिसर्च वगैरह साथ में? मार्च से पहले क्रॉप हार्वेस्ट हो गई थी तो पहले हो गया था, उसके बाद थीसिस का काम एसआरएफ के बाद में हो गया। थीसिस वगैरह का आपने बाद में किया, तो वो सब आप अपने आप, क्योंकि वो तो खुद से मैनेज करना होता है, वो तो हमारे पास भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है हम आपको बता दें कि यार इस प्रकार से मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, मुझे ऐसा लगता है। जगह से जगह भी वेरी करता जगह से जगह भी वेरी करता है, ये कॉलेज टू कॉलेज, कैंपस टू कैंपस, क्योंकि आपकी सुपरवाइजर कैसे हैं, आपकी उनसे कैसी बनती है, उनकी आपसे कैसी बनती है, तो उन सब पे हम बातचीत नहीं करेंगे। ओके, तो करते हैं इसको एंड अप। कुछ आयरन वाला के लिए दोस्तों बस एकदम फॉलो करते जाओ, जो बता रहे हैं हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो देखते रहिए आयरन वाला। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, किस जय किसान।